जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जीके जीएस का एक और मॉक टेस्ट संख्या 6 है। 5 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट जो 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं उनका अभ्यास करते हैं। चलिए फिर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया सॉरी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कहने का दोस्तों इनका नाम है रे टॉमलिंसन और रे टॉमलिंसन ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए ईमेल का जनक माना गया है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ईमेल का जनक कौन है, दोस्तों ईमेल का जनक है आपका रे टॉमलिंसन। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल में ई शब्द का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल में ई शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया फेसबुक के जनक कौन है, मतलब फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है। 2004 में फेसबुक को उन्होंने शुरू किया था, तो ये आप याद रखना। ठीक है। आपसे पूछा गया था रे टॉमलिंसन ईमेल। नेक्स्ट प्रश्न, सिलाई की मशीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों सिलाई मशीन का आविष्कार जो किया गया था वो आइजैक सिंगर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सिलाई मशीन का आविष्कार आइजैक सिंगर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है। अगर पहली पूछता है तो मानव शरीर की पहली ग्रंथि जो मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर होती है, लेकिन वो पूछा सेकंड लार्जेस्ट तो वो होता है आपका अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है। और हमारे बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है ना, वो अग्नाशय से निकलता है, बीटा सेल से। तो आप याद रखना कि इंसुलिन का जो स्रवण होता है, जो सिक्रेशन होता है, वो कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे आपसे लिखा गया यहाँ पे यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि वो अग्नाशय है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई होती है आपकी 1.5 मीटर। अरे आपके एग्जाम में आए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 7.5 मीटर। तो बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है और छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है। आपसे पूछा गया था मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि वो है अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न, एनोना स्क्वामोसा किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों एनोना स्क्वामोसा जो वैज्ञानिक नाम है, ये सदाबहार जो सीताफल होता है ना, कस्टर्ड एप्पल, तो सीताफल का वैज्ञानिक नाम है आपका, याद रखिएगा सीताफल का वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वामोसा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। लैटिन भाषा याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है किसने दिया था, द्विनाम पद्धति किसने दी थी। तो आप याद रखिएगा सन 1753 में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था कार्ल लीनियस ने। कैरोलस लीनियस इनका नाम है पूरा। तो कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति विकसित की गई थी, याद रखिएगा। और कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो वर्गीकी का जनक कौन है, जवाब होगा वर्गीकी का जनक कार्ल लीनियस हैं। ठीक है दोस्तों आपको ना एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछे कि जो द्विनाम पद्धति होती है इसमें जीवों का नाम हम 2 तरह से लिखते हैं, है ना, 2 नाम होते हैं इसके। तो इसमें जो पहला नाम होता है वो किसको बताता है। दोस्तों पहला जो नाम होता है वो वंश को बताता है। ठीक है, पहला नाम वंश को बताएगा और दूसरा नाम जो होता है ये बताएगा उसकी जाति को। तो ये आप याद रखना कि द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम है ये जीनस को बताता है और ये सेकंड वाला ये स्पीसीज को बताता है, उसकी जाति को बताता है। क्लियर। तो द्विपदीय पद्धति किसने विकसित की थी, कार्ल लीनियस के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। दोस्तों स्मृति मंधाना ये किस खेल से संबंधित है, इसका सही जवाब क्या होगा, ये क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, स्मृति मंधाना क्रिकेट है, ये आप याद रखना। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अभी जो आईपीएल होने वाला ना, महिलाओं के आईपीएल में सबसे महंगी खिलाड़ी जो बिकी है
वो स्मृति मंधाना बिकी है। याद रखना कि महिलाओं के IPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, स्मृति मंधाना, और एक क्रिकेटर है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मृति मंधाना। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका लॉन टेनिस, एक इसकी ट्रॉफी याद रखिएगा, एक कप है डेविस कप। तो कभी क्वेश्चन आए कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों डेविस कप जो होता है ये टेनिस में होता है। टेबल टेनिस लिखा गया है, टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग। तो कभी क्वेश्चन आए कि किस खेल को पिंग पोंग कहा जाता है, तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। हॉकी लिखा गया है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो ये आप याद रखना सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हॉकी और बचा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, ये तो आपको पता है। हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है दोस्तों, हॉकी के मैच की अवधि होती है 60 मिनट, याद रखिएगा। स्मृति मंदाना क्रिकेट खेलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया में हुए वो कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इनकी जयंती हम मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है भारत में, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, आप याद रखना, ऑन 11 नवंबर, ठीक है, याद रखना। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आप याद रखना शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और वर्तमान में हमारी तीसरी शिक्षा नीति जो आई थी अभी 2020 में, इसको फॉर्मूला कभी आपके एग्जाम में आए तो आप याद ना 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये वर्तमान शिक्षा नीति का फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। दोस्तों हवा महल हमें बताना है कि राजस्थान के कौन से शहर में, तो ये जयपुर में, ऑप्शन सी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है, यहाँ पे आपको हवा महल मिलेगा। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, राजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो जयपुर का हवा महल है इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था इसका निर्माण, सन 1799 में, 1799 में जयपुर का हवा महल बना था, आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का पेरिस किसे कहा गया है, तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। कोटा से एक चीज़ याद रखना कि कोटा कौन सी नदी के किनारे, तो कोटा चंबल नदी के किनारे है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और अजमेर कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। अजमेर से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो अजमेर में लूनी नदी बहती है, ठीक है। लूनी जो कि मरुस्थलीय नदी है भारत की, एफीमरल है, ये भी आप याद रखना, तो ये आप याद रखें। हवा महल कहाँ पर आपका, जयपुर में, पिंक सिटी भी कहा गया है इसे। नेक्स्ट प्रश्न, कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये दार्जिलिंग में है, कहाँ पर आपका, दार्जिलिंग में। तो अगर आपसे पूछे कि कलिम्पोंग स्टेशन फिर किस राज्य की बात हो रही है, तो दार्जिलिंग जो मतलब शहर है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो कलिम्पोंग स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में अगर क्वेश्चन आए कि भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, और इसकी राजधानी क्या है, कलकत्ता। और कलकत्ता से ना आप एक चीज़ याद रखना कि भारत का डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है, तो भारत में डायमंड हार्बर जो कहा गया है ये कलकत्ता को कहा गया है, ठीक है। भारत का डायमंड हार्बर कलकत्ता को कहा गया। साथ साथ आपको याद रखना है कि जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता का वास्तुकार कौन है, जॉब चार्नोक, कलकत्ता का वास्तुकार जॉब चार्नोक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ ये पूछ लेता है कि भारत में सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है, तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा ये आपका पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन एक डेल्टा भी है, सुंदरबन आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन एक रामसर साइट भी है। और सुंदरबन के बारे में आप और चीज़ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सुंदरी के वन मिलते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है आपका, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी है, तृणमूल पार्टी उसका नाम है। और पश्चिम बंगाल के में बहुत सारे क्वेश्चन, गरबा नहीं, दुर्गा पूजा यहाँ बड़ा बड़ा फेमस त्यौहार है, डोल जात्रा त्यौहार होता है, नब्बाना उत्सव होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर तो आपसे पूछा गया था कलिम्पोंग स्टेशन के बारे में, ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि भारत में सबसे पहले सूरज जो निकलता है ये कौन से राज्य में दिखाई देता है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण सबसे पहले सूरज जो दिखाई देगा भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और दोस्तों मज़ेदार बात बताऊं, आज हम अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं,
देखो आज 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी 1987 को भारत में 2 राज्य बने थे। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को भारत में 2 राज्य बने, एक अरुणाचल और दूसरा मिजोरम। तो आज हम अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। याद रखना इसके बारे में कि अरुणाचल और मिजोरम कब बने हैं। दोस्तों अरुणाचल और मिजोरम जो बने हैं आपके, ये 20 फरवरी को बने थे 1987 में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या, अंग्रेजी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी इसकी राजभाषा है। साथ साथ आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के भंडार कहाँ पर हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के भंडार अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश में ना भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है जिसका नाम था किबुथु। तो किबुथु जो भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ये किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या याद रखना है, इसका एक त्यौहार है जिसका नाम है आपका लोसार। तो लोसार कहाँ का नववर्ष है दोस्तों, वैसे लोसार बौद्ध धर्म का नया साल होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है मोनपा, मोनपा जनजाति लोसार त्यौहार मनाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरीचेन। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गोरीचेन सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है एरिया वाइज, याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एक मोलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा, नामदफा भी है आपका, है ना, नामदफा नेशनल पार्क, बहुत सारे यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, बहकर जो पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है। दोस्तों प्रत्यक्ष कर, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही भुगतान कर सकता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर टालने की संभावना नहीं होती। जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, तो ये सारे आपके प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, किसी और पर पारित नहीं कर सकते आप, आपको ही भारित देना पड़ेगा जिस पर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में आयकर दिवस कब होता है, तो भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को होता है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा जीएसटी, चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, और भारत में जीएसटी जो अपनाया गया है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत अपनाया गया था, ये कम इन्हें लिख के बताइएगा। तो इसका सही होगा प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक हैबिटेट माना जाता है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये सबसे पहले तो आप याद रखना ये असम में है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर मतलब बसा हुआ है। तो ये एक सींग का जो गैंडा होता है ना दोस्तों, दुनिया में एक सींग का गैंडा केवल और केवल भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, काजीरंगा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, इसलिए भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर क्वेश्चन आए कि गैंडे का सींग क्या होता है, दोस्तों गैंडे का सींग कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, गैंडे का सींग एक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो होता है ना आपका, ये क्रेटिन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि गैंडे का सींग बालों का एक गुच्छा है जो क्रेटिन प्रोटीन का बना होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि गैंडे का सींग किसका बना होता है, तो आप बताएंगे ये क्रेटिन प्रोटीन का बना होता है, और ये बालों का गुच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है एशियाई शेर। क्या आपको पता है कि गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा पूछा गया था, एक सींग का गैंडा यहाँ मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नेटाइट किस अयस्क का खनिज है। दोस्तों अच्छा मैग्नेटाइट डैश क्या अयस्क है, मतलब कहने का मतलब है कि मैग्नेटाइट जो होता है दोस्तों, इससे कौन सी धातु प्राप्त होती है। सभी को पता होता है आयरन प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट जो होता है दोस्तों ये आयरन का अयस्क है, ये आप याद रखना। हेमेटाइट भी पूछा जाता है आपसे, हेमेटाइट, हेमेटाइट ये भी आयरन का अयस्क है। आपसे सीडेराइट भी पूछा जा सकता है, सीडेराइट किसका अयस्क है। दोस्तों सीडेराइट भी आपका आयरन का अयस्क है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या आपको पता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा गया, फूल्स गोल्ड। मूर्ख व्यक्तियों का सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, आयरन पाइराइट, FeS2, FeS2 इसे आयरन पाइराइट बोलते हैं, और इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि मूर्खों का सोना किसे कहा गया, आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है आपका मैग्नेटाइट, ये लोहे का अयस्क है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लेड, लेड का संकेत जरूर याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में, पीवी। लेड को आवर्त सारणी में पीवी से दर्शाया गया है, और इसका जो और होता जो अयस्क है वो है आपका गैलेना। तो गैलेना किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैग्नेटाइट पूछा था, आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या होता है, महंगाई। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि हमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या काम करेगा। दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो दर को क्या करता है, रेपो दर का प्रयोग करेगा। ठीक है, अच्छा रेपो दर का प्रयोग क्या था, देखो सारी चीज़ समझे। रेपो दर है क्या, रेपो दर ये है कि हमारा आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देगा वो दर क्या होगी, वो दर होगी रेपो दर। अगर रेपो दर सस्ती है तो बैंक मतलब ब्याज सस्ता हो गया, और ब्याज सस्ता हो गया तो बैंक जो है बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे आरबीआई से, क्यों मतलब 1% 2% है तो अब बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे। अब जब बैंकों के पास में पैसा जाएगा तो ये बैंक क्या काम करेंगे, ये सस्ती दरों पर लोगों को लोन देना स्टार्ट कर देंगे। अब जब लोगों को लोन मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा घूमेगा, और मार्केट में पैसा जब लोगों के पास ज़्यादा होगा तो लोग मोल भाव नहीं करेंगे, मोल भाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि आपसे कोई कहेगा कि ये चीज़ मतलब कोई पैकेट है, किसी तरीके का कोई गिफ्ट मान सकते हैं, वो डायरेक्ट आपसे कह रहा है कि 100 रुपये का है, तो आप मोल भाव नहीं करोगे, आप उसको सिंपली 100 रुपये दे दोगे, और इससे क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई रेपो दर को हाई कर देगा। अब रेपो दर को हाई किया तो बैंकों के लिए ब्याज हो जाएगा बहुत मतलब महंगा, तो बैंक आरबीआई से पैसा नहीं ले पाएंगे, और पैसा नहीं ले पाएंगे तो बैंकों के पास पैसे की कमी होगी। जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो बैंक लोन नहीं देंगे, जब लोगों के पास लोन नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं जाएगा, तो लोगों के पास जो है मतलब पैसा नहीं होगा तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो इससे महंगाई कंट्रोल हो सकती है। तो रेपो दर का प्रयोग करता है, आप याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये याद रखना, मौद्रिक नीति कौन बनाता है भारत में। दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15, 14 हो गए, 15 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। दोस्तों आंतरिक ग्रह नहीं है, देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं, ये सब क्या आपके आंतरिक ग्रह हैं। लेकिन शनि, शनि एक बाह्य ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, शनि बाह्य ग्रह है तो ये आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, शनि जो है इसके चारों बलें भी पाई जाती है, रिंग मिलेगी आपको। तो कभी क्वेश्चन आए कि किस ग्रह के चारों बलें मिलेगी, तो शनि के। और हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, वो शनि के, 82 हो गए आपके। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो है आपका बुध। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह किसको मानते हैं हम, वो शुक्र को मानते हैं। सौरमंडल में नीला ग्रह किसको कहा गया है, पृथ्वी को कहा गया है। ठीक है, कितने ग्रह हमारे सौरमंडल में, 8 हैं। तो आपसे पूछा गया था आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, दोस्तों शनि ग्रह बाह्य ग्रह, आंतरिक नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया, दोस्तों पृथ्वी पर जो 71% भाग है ये जल से घिरा हुआ है, और इसी जल के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की प्रतीत होती है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा गया है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी के चलते इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, तो आप याद रखना 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय, विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनावों को क्या कहा जाता है। दोस्तों यदि किसी कारणवश कोई रिक्ति हो जाती है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे वो संसदीय क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर जो चुनाव होंगे उनको क्या बोलेंगे, उन चुनावों को कहा जाता है उपचुनाव। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, उपचुनाव।
ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो भारत का निर्वाचन आयोग ये कब बना था, तो दोस्तों आप याद रखना, भारत में जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये बना था आपका 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को बना था, आप याद रखें। और निर्वाचन आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल जो 324 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है कि कौन से चुनाव होते हैं, ये इनको उपचुनाव बोलते हैं। ऑप्शन ए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहा गया? भारत में जो शांति पुरुष के नाम से प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में, 2 अक्टूबर को हुआ था, याद रखना। तो एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि 2 अक्टूबर को भारत में कौन से महापुरुषों का जन्मदिन होता है, तो एक गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था वाराणसी में, बनारस में जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था? भारत में मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहली बार किसे मिला? तो आप याद रखना 1966 में सबसे पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न जो मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था, याद रखें। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ताशकंद में हुई थी, याद रखना, ताशकंद में। ये पूछा गया जाता है क्वेश्चन कि भारत के किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब मृत्यु भारत से बाहर हुई है, तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मरे थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 1904। और इनके नाम पर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी भी है, लवासना जिसको बोलते हैं, लवासना। क्या आपको पता है लवासना कहाँ पर? लवासना आपका मसूरी में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? दोस्तों कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलवाया था? केडी जाधव। दोस्तों 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे, इन्होंने भारत को पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कोई ओलंपिक पदक दिलाया था जो था कांस्य पदक। तो भारत को स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहला व्यक्तिगत पदक मिला वो मिला था आपका केडी जाधव के द्वारा, कुश्ती में जीता था, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि केडी जाधव को पॉकेट डायनेमो कहा जाता है? अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में किस ओलंपिक पदक विजेता का उपनाम पॉकेट डायनेमो है, तो याद रखिएगा केडी जाधव को पॉकेट डायनेमो कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका मिल्खा सिंह, इनको उड़ने वाला सिख कहा जाता है, फ्लाइंग सिख। और इनकी जो आत्मकथा है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये किताब भी काफ़ी आती है एग्जाम में कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा का नाम है, तो मिल्खा सिंह। इनको उड़न सिख भी कहा गया, याद रखिएगा। ऑप्शन में एक लिखा गया आपका पीटी उषा। दोस्तों पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा, ठीक है, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा। और इनका दूसरा नाम क्या है? ट्रैक एंड फील्ड की रानी, किसको कहा गया? पीटी उषा को। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया था कि भारत को पहला व्यक्तिगत मेडल केडी जाधव। नेक्स्ट, प्रकाश की सबसे तेज गति किसमें होगी? दोस्तों नाइट्रोजन, इस्पात, वायु या निर्वात? तो प्रकाश दोस्तों सबसे तीव्र गति से चलता है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना गया है निर्वात में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आवेग किसके बराबर होता है? दोस्तों आवेग जो बराबर होता है वो किसके बराबर होगा? तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। ऑप्शन ए, संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। आप डायरेक्टली आवेग को चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको आवेग में चेंजिंग लानी है तो आप संवेग में परिवर्तन करेंगे। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि बंदूक से गोली छूटने पर पीछे को झटका लगता है, किसका संरक्षण यहाँ पे संवेग संरक्षण कार्य करता है। लेकिन अगर संवेग संरक्षण ऑप्शन में नहीं है तो आवेग संरक्षण आप लगा सकते हैं, क्योंकि आवेग बराबर है किसके? संवेग के, याद रखना, आवेग बराबर संवेग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, देखो अभी इसका कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि कर दी तो क्या होगा? इससे महंगाई घट जाएगी। अभी मैंने बताया था, क्योंकि रेपो दर महंगी होगी तो बैंकों को ब्याज कम मिलेगा, मतलब कम लेंगे, और ब्याज कम लेंगे तो वो मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, तो इससे महंगाई जो है वो घट जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से, अच्छा राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है? दोस्तों जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। आर्टिकल 64 में इस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 64 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा भारत का उपराष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 80, राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, याद रखिएगा। भारत की संसद का अपर हाउस राज्यसभा है, याद रखना। नेक्स्ट, और राज्यसभा का मेंबर अगर आपको बनना है तो 30 साल की एज चाहिए, 30 साल की एज चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप गोल्फ में होता है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, याद रखना। क्या आपको पता है कि बोकर कप किस खेल से संबंधित है? बोकर कप, दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि बोकर कप किस खेल में होता है, तो बोकर कप भी गोल्फ में होता है, ठीक है, गोल्फ, बोकर कप भी गोल्फ का होता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपको साइकिलिंग। क्या आपको पता है कि साइकिलिंग का जो मैदान होता है इसको वेलोड्रम कहा जाता है? कभी क्वेश्चन आए कि साइकिल का जो साइकिलिंग का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों साइकिलिंग का मैदान वेलोड्रम कहलाता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया फुटबॉल, फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर, फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर, सॉकर नाम है इसका। और फुटबॉल की मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया राइडर कप गोल्फ के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था? दोस्तों रोबेन आइलैंड में 27 साल तक जेल में बंद थे आपके नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी, अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने वाले जो मंडेला हैं इनको रंगभेद नीति का विरोध मतलब चलते अंग्रेजों ने मतलब जेल में बंद करके रखा और 27 साल तक इन्हें रोबेन आइलैंड जो रोबेन द्वीप है केप टाउन में उसमें बंद करके रखा गया जेल में, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? वो है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो कभी क्वेश्चन आए कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दोस्तों ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है ये मंडेला की आत्मकथा है। और मंडेला दिवस कब होता है? 18 जुलाई को। मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इसको शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।